हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स जो कि अंग्रेजी विषय में लगातार तैयारी कर रहे हैं, 17 तारीख को परीक्षा है जिनकी, उनके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट देना आरंभ किया है और अब तक मैं 3 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं और आज मैं चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं एक क्वेश्चन को लेकर। चार्ल्स लैम्ब का उस दिन मैंने जो सेकंड वीडियो दिया था, जो टेस्ट पेपर दूसरा दिया था, उसमें चार्ल्स लैम्ब को मैंने विक्टोरियन एज का पोइट बता दिया था। तो आई एम सॉरी, वो चार्ल्स लैम्ब विक्टोरियन एज के नहीं बल्कि रोमांटिक एज के आपके राइटर हैं। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, आपका टेस्ट पेपर फॉर जूनियर सुपर टेट 4th। हु रोट द नॉवेल द इंग्लिश टीचर? हु रोट द नॉवेल द इंग्लिश टीचर? नॉवेल का नाम है इंग्लिश टीचर और आपको राइटर का नाम बताना है कि किस लेखक ने इंग्लिश टीचर नॉवेल लिखी। मुल्कराज आनंद, राजा राव, आर.के. नारायण, कमला दास। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आर.के. नारायण साहब के द्वारा लिखी गई है द इंग्लिश टीचर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ कमला दास? कमला दास जी का वास्तविक नाम आपको बताना है। क्या नाम था कमला दास जी का? माधुरी, कमला सिंह, बालमणि अम्मा या माधवी कुटी? तो भैया कमला दास जी का जो रियल नेम था वो था माधवी कुटी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। वॉल्ट विटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज ए सैड पोएम मॉर्निंग द डेथ ऑफ ए ग्रेट मैन, हु वॉज ही? वॉल्ट विटमैन साहब की एक पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन हम सभी लोगों ने पढ़ी है। इसमें वॉल्ट विटमैन साहब एक महान व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। आपको उस महान व्यक्ति का नाम बताना है। वॉशिंगटन इरविंग, अब्राहम लिंकन, राल्फ वाल्डो इमर्सन या थॉमस एल्वा एडिसन? तो साहब ओ कैप्टन माई कैप्टन एक इलेजिक पोएम है जो कि विटमैन साहब ने अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखी थी। तो आंसर आपका ऑप्शन बी पूर्ण रूप से सही है, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्ट विटमैन इज ए पोइट ऑफ द? वॉल्ट विटमैन साहब किस शताब्दी के कवि थे? 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी? तो वॉल्ट विटमैन साहब 19th सेंचुरी के पोइट हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंग्वे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब को लिटरेचर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला? किसको साहब? अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब को नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला? 1931, 1937, 1945, 1954? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1954 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब को नोबेल प्राइज मिला। आप ध्यान रखिएगा, जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन नोबेल प्राइज से कनेक्टेड जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इनको रट्टा मार लीजिए, कायदे के साथ पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड विलियम फॉकनर गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? विलियम फॉकनर साहब जो हैं अमेरिकन राइटर हैं, ये भी, इनको लिटरेचर के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल प्राइज किस वर्ष में मिला? 1941, 1949, 1945, 1938? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1949 में फॉकनर साहब को नोबेल प्राइज मिला था और हेमिंग्वे साहब को मिला है 1954 में। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, वॉट वॉज अर्नेस्ट हेमिंग्वेज रोल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? प्रथम विश्व युद्ध में अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब ने किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई? क्या योगदान दिया था इन्होंने? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब ने कॉर्पोरल के रूप में, मैराइन के रूप में, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में या एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में? तो साहब अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब जो थे वो सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन इनकी आई साइट कमज़ोर थी, इस कारण से ये सेना में भर्ती नहीं हो पाए। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इन्होंने एज अ एम्बुलेंस ड्राइवर अपना योगदान दिया। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स? नीचे दी गई पंक्ति किस पोइट के द्वारा लिखी गई है? द बुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। द बुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, ये लाइन किसकी हैं? विटमैन साहब की, इमर्सन साहब की, फ्रॉस्ट साहब की या फॉकनर साहब की? तो साहब द बुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, ये पोएम, ये लाइन जो है वो बहुत ही फेमस पोएम से ली गई है और पोएम का नाम है स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग और राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल थीम ऑफ निसिम एजकिल्स वर्क इज। निसिम एजकिल साहब के जब हम वर्क को पढ़ते हैं तो उसकी सेंट्रल थीम क्या है, मुख्य थीम क्या होती है? सोशल रिफॉर्म, पैट्रियोटिज्म, नॉस्टैल्जिया या एलिनेशन? तो भैया निसिम एजकिल साहब के वर्क की प्रमुख थीम होती है सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार। क्वेश्चन नंबर 10, द थीम ऑफ डैश डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास। कमला दास जी की अगर हम कविताओं को पढ़ते हैं तो कमला दास जी की कविताओं में कौन सी थीम ऐसी है जो डोमिनेट करती है? डेथ, पैट्रियोटिज्म, लव या डिसीज़? तो भैया कमला दास जी की जब हम कविताओं को पढ़ते हैं तो उनकी डोमिनेटिंग थीम है पोइट्री में, और वो है लव। क्या है साहब? लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज मुल्कराज आनंद बॉर्न। मुल्कराज आनंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज मुल्कराज आनंद बॉर्न। मुल्कराज आनंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? पेशावर में, लाहौर में, अमृतसर में या जालंधर में? तो भैया मुल्कराज आनंद जी का जन्म हुआ है पेशावर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, जो कि अब पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स हैज बीन कॉइंड बाई। एक फ्रेज है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स। ये फ्रेज देने वाले कौन महान लेखक थे? एजरा पाउंड, वॉल्ट विटमैन, टी.एस. इलियट या आई.ए. रिचर्ड्स? तो भैया ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो फ्रेज है वो टी.एस. इलियट साहब के द्वारा लिखा गया है। किसने दिया है ये? टी.एस. इलियट साहब ने। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गाल्सवर्दी वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। गाल्सवर्दी साहब को नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में उनको योगदान देने के लिए किस वर्ष में मिला? तो देखिए तीसरा क्वेश्चन नोबेल प्राइज से कनेक्टेड मैंने यहाँ रखा है, 1929, 1930, 1931, 1932। तो भैया गाल्सवर्दी साहब को नोबेल प्राइज जो है वो लिटरेचर के क्षेत्र में मिला 1932 में, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 14, एक कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। एक ऐसा पात्र जो कि पूरी कहानी में अनचेंज्ड रहे, बिल्कुल भी उसमें कोई परिवर्तन ना आए, तो ऐसे पात्र को क्या कहा जाता है? राउंड कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर, कॉरिकेटर या फ्लैट कैरेक्टर? तो भैया जो पूरी स्टोरी में ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है कैरेक्टर, उसको कहा जाता है फ्लैट कैरेक्टर। क्या कहा जाता है साहब? फ्लैट कैरेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ है, व्हेन डिड W.B. ईट्स रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। देखिए चौथा क्वेश्चन आ गया नोबेल प्राइज से। विलियम बटलर ईट्स साहब को नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष में मिला? 1920, 1921, 1922, 1923? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1923 में विलियम बटलर ईट्स साहब को नोबेल प्राइज मिला है। क्वेश्चन नंबर 16, हु टर्म्ड शैली एज मेलोपोइक। किसने शैली साहब को मेलोपोइक कहा? किसने शैली साहब को मेलोपोइक कहा है? कीट साहब ने, अर्नल्ड साहब ने, एलियट साहब ने या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब ने? तो भैया मेलोपोइक की संज्ञा शैली साहब को दी है मैथ्यू अर्नल्ड साहब ने। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला, विच बुक ऑफ हार्डी इज़ नॉट पेसिमिस्टिक। हार्डी साहब की जब हम बात करते हैं तो हार्डी साहब को एक पेसिमिस्टिक राइटर कहा जाता है। पेसिमिस्टिक नॉवलिस्ट हैं ये। इनकी जो कहानियाँ होती हैं, नॉवेल्स होती हैं, वह निराशावादी भाव को व्यक्त करती हैं। तो इन चार में से आपको उस स्टोरी का नाम बताना है हार्डी साहब की जो कि पेसिमिस्टिक व्यू को बयां नहीं करती है। जज द ऑब्सक्योर, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज या टेस्ट ऑफ द डरब्लेज? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज। कौन सा भैया? ए पेयर ऑफ ब्लू आइज जो इनकी नॉवेल है वह पेसिमिस्टिक व्यू को शो नहीं करती। 18 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन टेनिसन्स इन मेमोरियम एज। टेनिसन साहब की एक बहुत आप कह सकते हैं ट्रेडमार्क इलेजिकल पोएम है इन मेमोरियम। तो इन मेमोरियम में कुल मिलाकर कितने पैराग्राफ्स हैं? 120, 126, 131, 137? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 131। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, डिकेंस वर्क्स हैव। डिकेंस वर्क्स हैव, चार्ल्स डिकेंस के कार्यों में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? ह्यूमर एंड पैथोस, नाइदर ह्यूमर नॉर पैथोस, ह्यूमर बट नो पैथोस या पैथोस बट नो ह्यूमर? तो भैया डिकेंस साहब का आप कोई भी नॉवेल पढ़ लीजिए, आपको ह्यूमर एंड पैथोस दोनों एक साथ उसमें मिश्रित तो मिलेगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, डिकेंस वर्क्स हैव
ह्यूमर एंड पैथोस। क्वेश्चन नंबर 20, वैन वॉज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड। वैन वॉज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को पोइट लॉरेट किस वर्ष में बनाया गया? 1798, 1823, 1841 या 1843? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1843। वर्ड्सवर्थ साहब को पोइट लॉरेट कब बनाया गया? 1843 में। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज। चार्ल्स लैम्ब साहब ने अपना साहित्यिक कैरियर किस रूप में आरंभ किया? चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज ए पोइट, ए क्रिटिक, एन एसेइस्ट या ए ड्रामेटिस्ट। तो भैया चार्ल्स लैम्ब ने अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया है ए पोइट यानी कि एज ए पोइट, एक कवि के रूप में। क्वेश्चन 22, फॉर हुम कीट्स यूज द टर्म एगोटिस्टिकल सबलाइम। कीट्स साहब ने एक टर्म यूज़ किया एगोटिस्टिकल सबलाइम। आपको ये बताना है कि कीट्स साहब ने एगोटिस्टिकल सबलाइम किसको कहा है, ये टर्म किसके लिए यूज़ किया? कॉलेज के लिए, शैली के लिए, बायरन के लिए या वर्ड्सवर्थ के लिए? तो भैया कीट्स साहब ने एगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को। क्वेश्चन नंबर 23, वैन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। मिल्टन साहब का सब मोस्ट फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट किस वर्ष में मिल्टन साहब ने पूरा किया? 1640, 1665, 1641 या 1660? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1665। 1665 में कंप्लीट किया था, 1658 में लिखना आरंभ किया, 1658 में फिनिश किया और 1667 में इसका पब्लिकेशन हुआ। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, शेक्सपियर वाज बोर्न इन। शेक्सपियर साहब का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1564, 1464, 1664 या 1364 यानी कि 1564, 1464, 1664 या 1364? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1564। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट। शेक्सपियर साहब का बहुत ही फेमस प्ले है टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट प्ले की हीरोइन का नाम आपको बताना है पोर्सिया, नेरिसा, डेस्डिमोना या मिरेंडा। तो एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मिरेंडा, यानी कि शेक्सपियर साहब के टेम्पेस्ट प्ले की हीरोइन का नाम है मिरेंडा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ द फादर ऑफ एसेज। एसेज का जनक किसको कहा जाता है? ठीक, एसेज का जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके हैं मोंटेग्ने, रोस्यू, बिट या डॉडेन। तो साहब एसेज का जनक, एसेज का फादर कहा जाता है मोंटेग्ने साहब को। किसको? मोंटेग्ने साहब को। अगर ये पूछ लिया जाए इंग्लिश एसे के जनक तो फ्रांसिस बेकन, और वैसे एसेज के जनक मोंटेग्ने साहब। क्वेश्चन नंबर 27, क्रॉनिकल प्लेज वर पॉपुलर इन। क्रॉनिकल प्लेज किस सेंचुरी में पॉपुलर थे? कौन सी प्लेज भैया? ध्यान रखना, क्रॉनिकल प्लेज 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी या 16th सेंचुरी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 16th सेंचुरी। क्रॉनिकल प्लेज कब पॉपुलर थे भैया? 16th सेंचुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन आया, हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड। हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड यानी कि आपको उस बंदे का नाम बताना है, उस राइटर का नाम बताना है जो कि सबसे पहले सोनेट को कहाँ लेकर आया? इंग्लैंड में। तो सर फिलिप सिडनी, सर थॉमस बेट, शेक्सपियर या मिल्टन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सर थॉमस बेट। फादर कहे जाते हैं, फर्स्ट कहे जाते हैं जो कि सोनेट को इंग्लैंड में लेकर आए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इज। शेक्सपियर साहब ने अपने ड्रामास में जिस भाषा का प्रयोग किया उसका अधिकतर भाग क्या है? पोइटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज या ड्रामेटिक वर्स? तो भैया शेक्सपियर साहब ने अपने ड्रामास में जो भाषा यूज़ की है उसमें अधिकतर पार्ट है आपका ब्लैंक वर्स। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन, द रेप ऑफ द लॉक इज ए पैरोडी ऑफ विच एपिक पोएम। ठीक, द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक जो है वर्क, वह किस एपिक पोएम की पैरोडी है, मजाक बनाया गया है इसमें, किस एपिक पोएम का? तो भैया देखो, अलेक्जेंडर पोप साहब का वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, आपको पता ही है। पैराडाइज लॉस्ट का, द ओडिसी का, द इलियड का या द एनेड का? तो भैया अगर हम बात करें रेप ऑफ द लॉक की तो ये पैरोडी है द इलियड की। काय की पैरोडी है? द इलियड की। जो इलियड एपिक है उसकी पैरोडी को है द रेप ऑफ द लॉक। अगला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 31, ए जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड इज रिटन बाई। एक बुक का नाम आपसे पूछ लिया गया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ए जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड
इज रिटन बाई, एक बुक है जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, इसके लेखक का नाम बताना है। तो भैया सैमुअल जॉनसन, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस स्टर्न या जोसेफ एडिसन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सैमुअल जॉनसन की बुक का नाम है जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बिहाइंड ग्रेज एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। हम सब ने 12th में एक पोइम पढ़ी थी, एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। बीए में भी पोइम चलती है, एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो आपसे ये पूछा गया है कि थॉमस ग्रे ने एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड को लिखने का सोर्स कहाँ से प्राप्त किया, कहाँ से इंस्पायर हुए और वो स्रोत क्या था। ह्यूमन नेचर, डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, पॉलिटिकल टेंशन या नन ऑफ दीज। तो भैया एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड का जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो है पॉलिटिकल टेंशन उनके समय की। थॉमस ग्रे के टाइम की जो पॉलिटिकल टेंशन थी उसको ध्यान में रखते हुए उससे इंस्पायर होकर उन्होंने एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड की रचना की है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 33, हु इज़ नॉट ए मेटाफिजिकल पोइट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे 4 नाम दिए गए हैं, आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा मेटाफिजिकल पोइट नहीं है। जॉन डन, हर्बर्ट, वॉलर या फ्लेचर। तो भैया डन, हर्बर्ट और वॉलर ये तीनों मेटाफिजिकल पोइट हैं, अगर नहीं है तो फ्लेचर साहब। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 34, हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। मॉडर्न इंग्लिश प्रोज की जो स्टाइल है उसको सेट करने वाला पहला लेखक कौन था। हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। मॉडर्न इंग्लिश प्रोज को लिखने के लिए जो स्टाइल है, मॉडर्न इंग्लिश प्रोज की जो स्टाइल है उसको सेट किसने किया था। चौसर ने, लैम्ब ने, ड्राइडन ने या स्विफ्ट ने। तो भैया जॉन ड्राइडन साहब को कहा जाता है कि उन्होंने स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज को सेटअप किया। 35 नंबर, पोइटिक जस्टिस वाज ए टर्म कॉइन्ड बाई। एक और टर्म से कनेक्टेड मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से पूछा, ये दूसरा ये है पोइटिक जस्टिस, ये टर्म किसने दिया। सैमुअल जॉनसन, जेफरी लीच, जॉन ड्राइडन या थॉमस राइमर। तो भैया पोइटिक जस्टिस जो टर्म है उसको देने वाले राइटर का नाम है, क्रिटिक का नाम है थॉमस राइमर। क्या नाम है भैया, थॉमस राइमर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, द रिस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई। अंग्रेजी साहित्य का रिस्टोरेशन पीरियड जो है वह किससे प्रभावित था। किससे प्रभावित था, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट से, द ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड से, इटालियन ड्रामेटिस्ट से या ग्रीक ड्रामेटिस्ट से। तो भैया जो रिस्टोरेशन पीरियड था वो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट जो थे उनसे इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था। 37 नंबर, हु वॉज कॉल्ड एट हार्ट ए मिस्टिक। हृदय से मिस्टिक किसको कहा जाता है। हु वॉज कहा जाता था, हु वॉज कॉल्ड एट हार्ट ए मिस्टिक। रिचर्ड क्रॉशा, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन या अब्राहम कॉली। तो भैया एट हार्ट ए मिस्टेक अगर किसी को कहा गया तो हेनरी वॉगन साहब को। किसको, हेनरी वॉगन साहब। 38 नंबर क्वेश्चन, द एंग्लो सैक्सन बिलोंग्स टू द ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। द एंग्लो सैक्सन बिलोंग्स टू द डैश ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो कौन सी ब्रांच भैया, सेल्टिक ब्रांच, रोमांटिक ब्रांच, प्रिमिटिव जर्मेनिक या इटालियन। तो साहब आंसर सी आपका राइट आंसर है, प्रिमिटिव जर्मेनिक। तो सेंटेंस पूरा है, द एंग्लो सैक्सन बिलोंग्स टू द प्रिमिटिव जर्मेनिक ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39, एंग्लो सैक्सन इज़ अदरवाइज कॉल्ड। अगर हम एंग्लो सैक्सन का दूसरे नाम की बात करें तो एंग्लो सैक्सन का दूसरा नाम क्या है, न्यू इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश। तो भैया एंग्लो सैक्सन जो हैं उनको आप कहेंगे ओल्ड इंग्लिश। क्या कहेंगे साहब, ओल्ड इंग्लिश। 40 नंबर क्वेश्चन, द 4 चीफ एस्पेक्ट्स ऑफ एनी लैंग्वेज आर। अगर आपसे किसी भी भाषा के 4 प्रमुख तत्व पूछ लिए जाएं तो क्या क्या होंगे। भाई नेचुरल सी बात है, सबसे पहले स्पेलिंग आएगी, ठीक, शब्द बनेंगे, उसके बाद वोकैब आएगी, उसके बाद उन वोकैब का प्रोनाउंसिएशन होगा और लास्ट में आपका ग्रामर बनेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, स्पेलिंग, वोकैब, पंचुएशन एंड ग्रामर। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल। किसने पहली बार मेटाफिजिकल शब्द जो है उसको कॉइन्ड किया था, उस शब्द को यूज़ किया था। जॉन डन ने, शेक्सपियर ने, ड्राइडन ने, सैमुअल जॉनसन ने। तो साहब मेटाफिजिकल जो शब्द है उसको कॉइन्ड करने वाले राइटर का नाम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। 42 नंबर, द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल वॉज कॉल्ड। बाइबल के पहले ट्रांसलेशन को क्या कहा गया, क्वीन एलिजाबेथ बाइबल, द ग्रेट बाइबल, द चर्च बाइबल या नन। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है,
अगर हम बात करें बाइबल के पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन को जो नाम मिला वो था द ग्रेट बाइबल। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 43। द 9 लाइन स्टेंजा इन इंग्लिश इज कॉल्ड, अंग्रेजी में 9 लाइन के स्टेंजा को क्या कहा जाता है? ऑक्टेव कहा जाता है, 8 लाइन का हो गया। सेस्टेट 6 लाइन का हो गया। क्वार्ट्रेन 2 लाइन का हो गया। बचा कौन सा? स्पेंसेरियन स्टेंजा, क्योंकि स्पेंसर साहब ने 9 लाइन्स का स्टेंजा पहली बार यूज किया था, इसीलिए 9 लाइन के स्टेंजा को अंग्रेजी में स्पेंसेरियन स्टेंजा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आता है। व्हाट इज एमरोटी? एमरोटी क्या है साहब? ठीक, ए सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ए सीरीज ऑफ एसेज, ए सीरीज ऑफ सोनेट्स, या ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ए सीरीज ऑफ सोनेट्स, एमरोटी। अगला क्वेश्चन, हु सोनेट कलेक्शन इज एस्ट्रोफल? हाँ, यहाँ एमरोटी के बारे में बता दूँ, इसको लिखने वाले और जो इसमें जो सोनेट्स हैं वो सभी के सभी सोनेट्स जो हैं वो एडमंड स्पेंसर साहब के द्वारा लिखी गई हैं। हु सोनेट कलेक्शन इज एस्ट्रोफल एंड स्टेला? किसके पोइटिक सोनेट कलेक्शन का नाम है एस्ट्रोफल एंड स्टेला? स्पेंसर साहब के, फिलिप सिडनी के, शेक्सपियर के, डन या जॉन डन के? तो साहब देखो, स्पेंसर साहब की तो एमरोटी मैंने बता दी, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, फिलिप सिडनी साहब के जो सोनेट कलेक्शन है उसका नाम है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज़ नोन एज फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी? पहली इंग्लिश ट्रेजेडी किसको कहा जाता है? फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी डॉक्टर फॉस्टर्स को, स्पेनिश ट्रेजेडी को, हैमलेट को, या गॉर्बोडक को? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है गॉर्बोडक। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड उटोपिया? उटोपिया शब्द का क्या अर्थ है? थॉमस मोर ने एक बुक लिखी उटोपिया, तो प्रायः ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया कि उटोपिया का अर्थ क्या होता है? नेम ऑफ ए हिल, क्या किसी पहाड़ी का नाम? एन इमेजिनरी स्टेट ऑफ आइडियल परफेक्शन, एक काल्पनिक स्थान, स्टेट, स्थिति जिसमें परफेक्शन आइडियल हो, यानी कि आदर्शवादी स्थान, एक ऐसा स्थान जिसमें कि सब कुछ आइडियल हो, तो ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? उटोपिया। और हम सब जानते हैं ऐसा स्थान सिर्फ इमेजिनेशन में होता है, कल्पना में होता है, तो एन इमेजिनरी स्टेट ऑफ आइडियल परफेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 48, इन विच बैटल सर फिलिप सिडनी वॉज किल्ड? सर फिलिप सिडनी, जिनकी अभी हम लोगों ने सोनेट कलेक्शन की बात की, एस्ट्रोफल एंड स्टेला, उन सर फिलिप सिडनी की हत्या किस युद्ध में हुई थी? वो एक युद्ध में मारे गए थे, तो उस युद्ध का नाम बताना है। वाटरलू के, ट्रॉय के, जटपैन के, या नन? तो आंसर सी आपका राइट है, जटपैन के वॉर में। 49, द एज ऑफ कैरोलाइन इज़ एन एज ऑफ पोइट्री ऑफ 3 काइंड्स। कैरोलाइन एज की बात करें तो कैरोलाइन एज की जो पोइट्री है वह 3 काइंड्स की है, तो विच इज़ नॉट ऑफ दिस एज? तो कौन सा कैरोलाइन एज में कौन सी पोइट्री शामिल नहीं है? प्यूरिटन एज की, स्पेंसेरियन एज की, मेटाफिजिकल एज, या कैवेलियर एज? तो भैया प्यूरिटन, अगर हम कैरोलाइन एज की बात करें तो कैरोलाइन एज में अगर पोइट्री शामिल नहीं होती तो वो है स्पेंसेरियन एज। कौन सी? स्पेंसेरियन एज। नाउ द 15 नंबर क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ स्टेप्स ऑफ द टेम्पल? एक और बुक का नाम पूछ लिया, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ स्टेप्स ऑफ द टेम्पल? स्टेप्स ऑफ द टेम्पल बुक के लेखक का नाम आपको बताना है। जॉन डन, रिचर्ड क्रॉशा, जॉर्ज हर्बर्ट, या हेनरी वॉगन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रिचर्ड क्रॉशा। क्या है भैया आंसर? रिचर्ड क्रॉशा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51, फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच। आपके लिए एक लाइन लिखी है, फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री। आपको बताना है कि यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग हुई है इस सेंटेंस में? सिमिली, अपॉस्ट्रोफी, हाइपरबोल, या मेटाफर? तो फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री, यहाँ फ्रेंडशिप की तुलना काहे के साथ की गई? एक शेल्टर देने वाले वृक्ष के साथ, और एज लाइक सू का यूज़ नहीं है, इसलिए यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच। फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच, आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। एलोन एलोन, ऑल ऑल एलोन, एलोन ऑन ए वाइड वाइड सी। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? एलोन अलोन, ऑल ऑल अलोन, अलोन ऑन ए वाइड वाइड सी। पर्सोनिफिकेशन, अपॉस्ट्रोफी, एलिट्रेशन, पन? तो आप देख रहे हैं यहाँ बार बार हमारा एक वॉवेल रिपीट हुआ है ए,
तो भैया रिपीटेशन जब वॉवेल का होता है तो फिगर ऑफ स्पीच होती है एलिट्रेशन, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 53, द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नोन एज। यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन दे दी गई है और आपसे पूछा गया है कि उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताइए। द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड की राइमिंग हो विदाउट राइमिंग द कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट्स की राइमिंग ना हो, ऐसे को क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं, रिदम कहते हैं, मेलोडी कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ वॉवेल साउंड की क्या हो, आपका वॉवेल साउंड जो है वो तो राइमिंग कर रहे हों लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड राइमिंग ना करें, तो इसको कहते हैं एसोनेंस। क्या कहते हैं साहब? एसोनेंस। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना। सोलोलिक्यू, स्पोक्समैन, गैरुलिटी या नन ऑफ दीज। तो भैया इसको कहते हैं हम सोलोलिक्यू, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है साहब। चलिए अगला क्वेश्चन 55, डॉग्स बार्क्स, लायंस रोर बट फ्रॉक्स। यहाँ साउंड आपको मैच करनी है, डॉग्स के साथ बार्क आता है, भौंकता है। लॉयंस रोवर, शेर जो है वो दहाड़ता है, बट फ्रॉक्स, लेकिन फ्रॉक क्या करता है? कू करता है, कू की आवाज़, ब्लीड की आवाज़, क्रॉक की आवाज़ या क्लक। तो फ्रॉक्स क्या करता है? क्रॉक। क्या करता है? क्रॉक। तो क्रॉक की स्पेलिंग CROAK। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू। टू का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को आपको लिखना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट थिंक। तो हम जानते हैं जब सो आता है तो सो के स्थान पर आता है TOO, और दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर आता है टू। तो ये अगर सटीक कहीं बैठ रहा है तो वो है ऑप्शन सी, ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, द सेंटेंस मैनी इंडियंस हैव सेटल्ड एब्रॉड इन रिसेंट ईयर्स इज ए। आपको ये सेंटेंस बताना है किस टेंस में है। मैनी इंडियंस हैव सेटल्ड एब्रॉड इन ए रिसेंट ईयर्स इज। इन रिसेंट ईयर्स इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। तो भैया हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन 58, दिस सेंटेंस हैज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें वर्ब इंट्रांसिटिव है, यानी कि अकर्मक है। ऐसी कोई भी वर्ब जिसको अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े, उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस, द बॉय किक्स द फुटबॉल, आई फील पेन इन माई हेड, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। तो सब में आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है। सेंस को पूरा करने के लिए अगर नहीं है तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक, तो ऑप्शन ए में इंट्रांसिटिव वर्ब का यूज़ हुआ है। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59, हिज करेज बोन हिम ऑनर, द वर्ड ऑनर इज। एक सेंटेंस आपके लिए लिखा 59 नंबर, हिज करेज बोन हिम ऑनर, उसका साहस उसके लिए क्या जीत कर लेके आया? ऑनर, सम्मान। तो आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में ऑनर शब्द जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या वर्ब है। तो क्या लेकर आया? सम्मान। तो सम्मान लेकर आया, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, यानी कि नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60, शी ऑफन गोज टू सिनेमा, शी ऑफन गोज टू द सिनेमा। इस सेंटेंस में ऑफन शब्द जो है वो क्या है? शी ऑफन गोज टू द सिनेमा, इसमें ऑफन शब्द क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ऑफन का मतलब होता है प्रायः, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो बारंबारता शो करती है, जब कोई कार्य बार बार किया जाए। तो इसलिए ऑफन शब्द जो है वो हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, इन द सेंटेंस आई वांट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल, डिटेल इज। एक सेंटेंस है आई वांट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल। इसमें डिटेल शब्द क्या है? सेंटेंस देख लीजिए, आई वांट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल। इस सेंटेंस में डिटेल शब्द क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। तो भैया इस सेंटेंस में डिटेल शब्द जो है वो क्या है? आपका नाउन का कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इन द सेंटेंस शी इज़ गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग, अटेंड इज। आज मैंने ग्रामर के क्वेश्चन पिछले तो 3 मैंने आपको वीडियोस दिए हैं, उनसे अलग बनाए हैं, आपको समझ में आ गया। इन द सेंटेंस सी इज़ गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग, अटेंड इज एक सेंटेंस आपके लिए दिया गया, सी इज़ गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग। आपको पहचानना है कि इसमें अटेंड शब्द क्या है, एडवर्ब है, जीरंड है, इन्फिनेटिव है या पार्टिसिपल है। तो आप देख रहे हैं अटेंड से पहले टू आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है तो इन्फिनेटिव वर्ब होती है। और सी इज़ गोइंग, वह जा रहा है, काय के लिए, उद्देश्य है, टू अटेंड ए वेडिंग, और इन्फिनेटिव वर्ब उद्देश्य व्यक्त करती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 63, द प्रॉपर वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। आपसे पूछ लिया जाए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स के लिए कौन सा प्रॉपर शब्द आप यूज़ करेंगे, तो हर्ड, कैटल, फ्लॉक या बंच। हर्ड, कैटल, फ्लॉक या बंच। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, हर्ड शब्द यूज़ होगा ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स के लिए। अगला क्वेश्चन है भैया, वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य करें, शेयर भी करते रहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 64 है, द एडजेक्टिव कोवर्ड हैज़ द नाउन फॉर्म। अगर कोवर्ड शब्द जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, तो कोवर्ड शब्द का नाउन फॉर्म क्या होगा, कोवर्डली, कोवर्डम, कोवर्डसम या कोवर्डिस। तो भैया इसका राइट आंसर होगा एडजेक्टिव कोवर्ड का नाउन फॉर्म होगा कोवर्डिस। क्या होगा, कोवर्डिस। चलिए अगला क्वेश्चन आया 65, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। नियरली इज एक सेंटेंस और मैंने उसी प्रकार का दिया, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, मेरा लगभग एक्सीडेंट हो गया। नियरली इज, इसमें नियरली शब्द क्या है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, सेंटेंस एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसका राइट आंसर है एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या है, नियरली शब्द जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 66, द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी इज। नेसेसिटी की वर्ब फॉर्म क्या होगी, यानी कि नेसेसिटी का वर्ब को रूप में देखा जाए तो क्या होगा, नेसेसरी, नीड, नेसेसाइट या नेसेसिएट। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेसेसिटी शब्द की अगर वर्ब फॉर्म बात की जाए तो होगी आपकी नेसेसिएट। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 67, आई एम एंग्री विद हिम हिज केयरलेसनेस। आई एम एंग्री विद हिम डैश हिज केयरलेसनेस। कौन सा प्रपोजिशन आएगा, आई एम एंग्री विद हिम, मैं उससे गुस्सा हूँ उसकी केयरलेसनेस पर तो यानी कि एट लगा दीजिए, बिल्कुल सटीक है आपका प्रपोजिशन। 68 नंबर, बी गेट आउट लाइफ, बी गेट आउट डैश लाइफ जस्ट वॉट बी पुट इनटू इट। हम जीवन से वही प्राप्त करते हैं जो हम जीवन को देते हैं। फ्रॉम, टू, ऑफ या इन। तो भैया जो जीवन को देते हैं तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि फ्रॉम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 69, द सन डैश द फॉग डिसअपियर्ड। द सन डैश द फॉग डिसअपियर्ड। इस सेंटेंस को पूरा करना है, इज राइजिंग, हैव राइजन, हैविंग राइजन या राइजेज। तो द सन हैव राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड, सूर्य निकला, कोहरा गायब हो गया। द सन हैव राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, चेस्ड बाई द डॉग द थीप रैन डैश द लॉन। चेस्ड बाई द डॉग द थीप रैन डैश द लॉन, अक्रॉस, अराउंड, ओवर या थ्रो। तो भैया देखो थीप क्या है, कुत्ता उसके पीछे पड़ा तो उसने लॉन को पार किया, तो लॉन में एक तरफ से घुसा दूसरी तरफ से पार किया, तो आर पार के लिए हमारा एक प्रपोजिशन आता है जिसको हम अक्रॉस कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज, मधुमक्खियों को रखने का स्थान क्या कहलाता है, वन वर्ड बताइए, एवियरी, एपियरी, केज या नेस्ट। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है एपियरी। क्या कहा जाता है ऐसे स्थान को जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं, एपियरी। 72, ए पर्सन हु लिव्स बाई हिमसेल्फ इज। ए पर्सन हु लिव्स बाई हिमसेल्फ इज, क्या कहा जाता है एक ऐसे बंदे को जो कि अपने आप में जीता है, सेल्फिश, लोनली, अनसोशियल या रेक्ल्यूज। तो भैया ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है रेक्ल्यूज। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स हेटर ऑफ लर्निंग। वन वर्ड बताना है, ये हेटर ऑफ लर्निंग के लिए एक शब्द क्या होगा, मिसोलॉजिस्ट, मिसोगेमिस्ट, एस्थेटिक्स या साइनिक। तो भैया ये हेटर ऑफ लर्निंग का राइट ऑप्शन होगा आपका ए
मिसोलॉजिस्ट। क्या होगा? मिसोलॉजिस्ट। बिम मीन्स, इसका आपको सिनोनिम बताना है बिम का। बिम यानी कि सनक। सनक को क्या कहेंगे आप? डिजायर, इच्छा, अननेचुरल बिहेवियर, क्लमसी या फैंसी। तो भैया इसका राइट आंसर होगा बिम का फैंसी। क्या होगा भैया? फैंसी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज 75। एवियरी मीन्स, एवियरी का अर्थ क्या होता है? एवियरी का अर्थ क्या होता है? प्रिजन, रिफॉर्मेटरी, लार्ज केज फॉर बर्ड्स या जू ऑफिसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो इस प्रकार से 75 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में दिए और मुझे पूर्ण आशा है इनमें से कई क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, अपनी केयर करिए और जय हिंद, जय भारत।